नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की कहानी हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक अनुरोध। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारी जो कहानी है वो आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए। आज की कहानी आगरा की है। 22 जुलाई 2021 पुलिस के पास फोन आता है कि आगरा का कुचा साधु राम इलाका होता है, वहां पर एक घर में 4 व्यक्तियों का मर्डर हो गया है। पुलिस के लिए यह सूचना बेहद हैरान और परेशान करने वाली थी। पुलिस की टीम मौके पर रवाना होती है और जो एड्रेस बताया जाता है उस एड्रेस पर पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक महिला, घर के भीतर एक महिला और उसका एक बेटा नीचे वाले मंजिल पर जो कमरा होता है उस कमरे में मरे पड़े हुए हैं। महिला का गला रेता गया था और उसके 10 साल के बेटे का भी गला रेता गया था। पुलिस नीचे का पोर्शन देखने के बाद ऊपर जाती है। ऊपर के कमरे में 2 और बच्चों की लाश मिलती है। पुलिस इस दोनों 4 लाश को एक साथ देख करके हैरान परेशान हो जाती है। तब तक इसकी खबर मीडिया को भी लग जाती है। मीडिया का भी जमावड़ा वहां पर हो जाता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं पुलिस उनको बुलाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लोग आते हैं और सारी पूरा जो नीचे का कमरा होता है और ऊपर का कमरा होता है दोनों की जांच पड़ताल करते हैं और वहां से जो भी सुराग उन्हें मिल सकता है उसे वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है ये पता लगाने में लग जाती है कि आखिर इनका मर्डर क्यों किया गया होगा। घर का जो पूरा जो बॉक्स थे, अटैची थी, वो सब खुली हुई थी, अलमारी भी खुली हुई थी। इससे ऐसा लग रहा था कि ये मामला डकैती का भी हो सकता है। लेकिन नीचे जो कमरा होता है जहां पर महिला की लाश पड़ी होती है वहां पर पूजा की थाली भी गिरी होती है। तो पूजा की थाली गिरने से ऐसा लगता है, फूल बिखरे हुए होते हैं। पुलिस को यह लगता है कि हो सकता है कि यह मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो, किसी तांत्रिक की इसमें कोई भूमिका हो सकती है। पुलिस इन 2 एंगलों पर जांच कर रही होती है। तभी भीड़ से जो पड़ोसी होता है उसको जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो बुलाते हैं और इस जो महिला होती है उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं। जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि महिला का नाम रेखा राठौर है और रेखा राठौर के ये 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 10 साल का है और 2 बच्चे ऊपर जिनकी एक लड़की और एक लड़का। उन्होंने बताया कि महिला काफी दिनों से इस जगह पर अकेले रहा करती है। पुलिस ने उस महिला के पति के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पति का 2 साल पहले ही तलाक हो चुका है और उसके बाद से महिला अपने बच्चों को लेकर के यहीं रहती है और पति और पत्नी के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये जो मकान है जिसमें महिला रहती थी, 60 गज का मकान था, ये मकान उसको मिला था और 7 लाख रुपए कैश पति की तरफ से पत्नी को हर्जाने के रूप में मिला था। महिला कुछ काम भी करती थी और काम करने के दौरान ही उससे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होती रहती थी। पुलिस ने महिला का जब मोबाइल हाथ में लिया तो उसे बहुत सारे चैट मिले। उसको बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर वो चैट करती रहती थी और जो ऑफिस के लोग होते हैं उनसे भी वो चैट किया करती थी। ये बात 22 तारीख की है और 2 दिन तक पूरा मामला जांच पड़ताल में चला करता है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे पता चले कि आखिर ये मर्डर क्यों और किसने किया। इसी बीच 2 दिन बाद उसका एक भाई होता है जो
मतलब जो रेखा होती है उसका एक भाई होता है, वो वहां पर आता है, रेखा राठौर का, वो भी पुलिस को बहुत सारी जानकारियां देता है और बताता है कि वो उसका भाई है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछताछ के बाद वो जांच में भी सहयोग करता है। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि जो व्यक्ति उसकी जांच में सहयोग कर रहा है वो भी उसका मर्डर हो सकता है, या उसका उस मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है। पुलिस को यह अंदाजा नहीं था। पुलिस ने, परिवार के अन्य लोग आते हैं और लाश जो है को लेकर के जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार के सदस्यों, माता पिता होते हैं, जो ससुराल के लोग, मायके के लोग होते हैं, उनसे भी पूछताछ के बाद भी कोई खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती है। पुलिस तंत्र के एंगल से भी कोई जांच नहीं पता कर पाती है कि आखिर उसका मर्डर क्यों हुआ। पुलिस डकैती को लेकर के भी नहीं पता कर पाती है कि आखिर डकैती उसकी हुई है तो किसने की है। और एक बात पुलिस के दिमाग में हमेशा घूम रही थी कि चाहे तंत्र का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, इस पूरी घटना में घर का कोई व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है। पुलिस को अब लगता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जाना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जो बाहर के होते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक लड़का जो है वो 22 तारीख को जब ये मर्डर हुआ सुबह के समय, उस दौरान घर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। ये सुराग पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति नजर आता वो होता है संतोष राठौर, जिसे रेखा अपना भाई बताती है, और वो उस दिन रेखा के ही स्कूटी से जाता हुआ नजर आता है। पुलिस उसको बुला करके पूछताछ करती है, क्योंकि वो तो पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, बल्कि वो घटना में प्रगति भी जानना चाह रहा था पुलिस के साथ बैठ करके। वो अक्सर ही थाने पहुंच जाता था और पूछता था कि आखिर इस मामले में क्या पड़ताल आगे बढ़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस जो है संतोष को जब बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो तरह तरह की बातें, कहानियां बताता रहता है। लेकिन पुलिस को एक सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता है कि जिस समय मर्डर हुआ और मर्डर के कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही घंटे बाद बल्कि कहा जाए, तुम वहां से निकले तो आखिर क्यों तुम वहां पर गए थे। इस सवाल का जवाब संतोष राठौर नहीं दे पा रहा था। पुलिस ने अब तय किया कि संतोष से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। इस बीच पुलिस सुनील राठौर, जो उसका रेखा राठौर का पति होता है, उसको भी बुला करके पूछताछ करती है। लेकिन पता यह चलता है कि सुनील राठौर और रेखा राठौर के बीच जब से तलाक हुआ करीब 2 साल में, कोई संपर्क दोनों के बीच नहीं हुआ। तो अब पुलिस की जो संदेह की सुई है वो पूरी तरीके से संतोष पर टिक गई थी, जिसे वो अपना भाई बताती थी रेखा, और रेखा को ये अपना बहन बताता था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो संतोष ने जो कहानी बताई वो बेहद रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। रेखा राठौर का जब तलाक हुआ, उस तलाक के बाद जब रेखा राठौर सुनील राठौर से अलग होकर के इस मकान में रहने आई, उसके बाद से संतोष का इस घर पर बहुत समय तक आना जाना था। अक्सर ही वो आ जाता था और हर बात में रेखा की मदद करता था। इसके एवज में कई बार उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो रेखा ने धीरे धीरे करके कभी 50,000, कभी 25,000 करके 2 लाख रुपए उधार दे रखे थे। इधर जून के महीने से रेखा उससे वो पैसे वापस मांग रही थी। रेखा का कहना यह था कि अब मैं आगरा में नहीं रहना चाहती हूं, मैं यहां से दिल्ली शिफ्ट होना चाहती हूं, क्योंकि इस घर से सुनील, जो उसका पति है, उसकी यादें जुड़ी हुई हैं और जब भी वहां रहती है तो अक्सर ही वो सुनील की याद करती रहती है। और सुनील से उसका रिश्ता
ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि तलाक हो चुका है। इसलिए इस याद को मिटाने का एक ही रास्ता है कि वो इस शहर को और इस घर को छोड़ दे। रेखा चाहती थी कि यह मकान उसका बिक जाए। संतोष इस काम में लगा हुआ था और संतोष जो है कई बार ग्राहक बुला करके यहां पर लेकर के आता था। 22 जुलाई को भी सुबह का समय होता है, करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे का। उस समय दो लोग आते हैं, संतोष उनके साथ होता है और वो दोनों उस समय जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो जो रेखा होती है वो पूजा की थाल लेकर के निकलने वाली होती है, लेकिन पूजा की थाल जो है वो टेबल पर रख देती है और उसके बाद इन जो होते हैं इनके लिए चाय बनाती है और पूरा जो घर होता है वो घर इनको दिखाती है। मतलब जैसे घर जब कोई परचेज करने जाता है तो घर के प्रत्येक हिस्से को देखता है, तो जाकर के वो दिखाती है। रेखा जब घर दिखा लेती है, वापस आती है अपने नीचे वाले कमरे में जहां उसका बेटा अंश भी होता है। उसी दौरान संतोष जो है से वो कहती है कि अब आप लोग बैठिए, हम जरा पूजा कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो पूजा की थाली को फिर उठाती है और जैसे ही वो पूजा की थाली उठा करके आगे बढ़ती है, पीछे से संतोष उसका गला पकड़ लेता है और मुंह बंद करके चाकू से उसका गला रेत देता है। सामने जो संतोष रेखा का जो बेटा होता है अंश 10 साल का, वो बेड पर होता है। वो चीखने लगता है और भागता है। जब भागने की कोशिश करता है तो संतोष उसे भी पकड़ता है और उसका भी गला रेत देता है। संतोष को ऐसा लगता है कि अगर दो ऊपर जो बच्चे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए तो इसका भेद खुल सकता है। इसलिए वो ऊपर जाता है और दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर देता है। उसके बाद पूरे घर की तलाशी लेता है और घर की तलाशी में उसे करीब 5,000 रुपए कैश मिलते हैं और कुछ जो रेखा की ज्वेलरी होती है वो मिलती है। वो लेकर के वहां से फरार हो जाता है और 2 दिन तक गायब रहता है। मतलब 22 से 24 तक वो गायब रहता है और 24 की शाम को वो इस पूरे मामले में पुलिस के साथ खड़ा मिलता है। दरअसल जो कहानी उसने बताई संतोष ने, वो ये कि संतोष का कहना था कि जब रेखा और सुनील का तलाक हुआ था उस समय रेखा को 7 लाख रुपए कैश मिले थे। तो उसे ये उम्मीद थी कि ये 7 लाख रुपए कैश इस घर में होंगे। उसे लूटने का इरादा था, रेखा की ज्वेलरी लूटने का इरादा था और रेखा को मारने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो जो 2 लाख रुपए रेखा का उसके ऊपर बकाया था वो 2 लाख रुपए वो चुकाने की स्थिति में नहीं था। इस वजह से वो चाहता था कि रेखा का अगर हम मर्डर कर देंगे तो हमको ये 2 लाख रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए ही उसने अपने 2 साथियों की मदद इस मामले में ली। पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया और संतोष के साथ साथ उसके जो 2 साथी हैं उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद अब ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। पुलिस तीनों को सजा दिला पाती है या नहीं दिला पाती है ये अभी देखना बाकी है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।